बेसिक लर्निंग टू एडवांस में आप सभी का फिर स्वागत है। वर्ड विचार में व्यंजन का विचार करना है। व्यंजन का एक पार्ट हो चुका है, हम भाग 2 लेके आए हैं और पहले भाग में हमने दिखाया था कि व्यंजन जो हम आज तक लिखते हैं उनको हम ध्यान से देखें तो देखने पर ये चीज़ें पता चली कि उन व्यंजनों को लिखा कैसे गया। जो हमारे पास 33 व्यंजन थे उसमें कुछ खड़ी पाई के थे, कुछ ऐसे व्यंजन थे जिसमें खड़ी पाई नहीं थी, वो गोल थे। कुछ व्यंजन ऐसे थे कि जिनमें दोनों नहीं थे। कहने का मतलब था कि कुछ व्यंजन आपको ऐसे मिले थे जैसे र की बात हुई थी, आपको र मिल गया था, इसकी अलग बनावट थी। आपको प मिल गया था, इसकी अलग बनावट थी। ड से डमरू या ठ से ठठेरा जिसको आप बोलते हैं, इसकी अलग बनावट थी। तो इनको आधा कैसे किए थे ये सारी बातें हो चुकी थी। जो सबसे अलग था वो र था, ये पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है। र को बताए थे हम रेफ वर्ड कहते हैं, क्योंकि र के कुल 4 रूप पाए जाते हैं। उन चारों रूपों को रेफ वर्ड कहा जाता है और उसमें पता है केवल एक ही बार र आधा होता है जब शिरोरेखा से ऊपर जाता है। बाकी बताया गया था कि एक बार जो खड़ी पाई के साथ लगते हैं वो प पर जैसे लगा है उसमें प आधा है, ये ही र पूरा है। एक बार ट्रक के साथ लगा था, वह बताए थे कि ट आधा था, र पूरा था। और एक बार पूरा पूरा र जैसे हम लोग रविवार लिखते हैं उसमें यह र पूरा है। एक बार खड़ी पाई के साथ र पूरा है, एक बार गोल वर्ड के साथ र पूरा है। 3 जगह र पूरा होता है और वह खुद व्यंजन आधा होता है। इसकी बात हो चुकी थी। अब हम आज उससे आगे चल रहे हैं। व्यंजनों को देखेंगे कि व्यंजन में हमारे क्या क्या व्यंजन हैं जिनकी हमको बात करनी है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें देखेंगे कि क्या हमको पढ़ना है व्यंजन में। तो ये रहा हमारा व्यंजन। तो सबसे पहले व्यंजन को ऐसा भी लिखते हैं और ऐसा भी लिखते हैं। वह आगे आपको इन्हीं व्यंजनों में बताया जाएगा। जब पंचमाक्षर का प्रयोग होगा तो आपको बताया जाएगा ये व्यंजन ऐसे क्यों लिखे जाते हैं। तो इन व्यंजनों में हम आपको बताए थे, याद करिए, थोड़ा सा रिकैप करते हुए चर्चा हुई थी कि व्यंजनों में कुल 22 + 2 अर्थात 24 व्यंजन ऐसे थे जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग हुआ था, जैसे ग। और एक बताए थे 2 अलग थे, क और फ, जिनमें खड़ी पाई तो हैं लेकिन खड़ी पाई को पार करके वो व्यंजन पूरा होते हैं। इनको आधा करने के लिए आगे का हिस्सा कट कर दिया जाता है। जैसे फुफ्फा, बारात में सबसे ज़्यादा नाराज होने वाले रिटायर्ड जीजा फुफ्फा, इनमें भी वैसे लिखा जाएगा। और यह दोनों कक्का में ऐसे लिखे जाएंगे। बाकी सभी व्यंजनों को आधा करने के लिए बताए थे, केवल उस खड़ी पाई को हटा देंगे, आधा हो जाएगा। और इसके बाद बताया गया था कुछ गोल वर्ड के थे, वो 9 थे। इनकी गिनती ये पिछले वीडियो में है। उन 9 में से 8 अलग थे जिनमें सब में गोलाकार या गोल वर्ड जैसे थे। इनको आधा करने के लिए हलंत लगाते हैं। एक प्रकार यह बताया गया था। और र के कुल 4 रूप की बात हुई थी कि यह पूरा र है, खड़ी पाई के साथ लगेगा वह भी पूरा र है, गोल वर्ड के साथ लगेगा वह भी पूरा र है, और एक ही आधा होता है जब शिरोरेखा के ऊपर जाता है। इसको ऐसे भी लिखते हैं। इतनी बात हो चुकी थी। अब हम उन व्यंजनों को एक एक करके देखेंगे। हमारे व्यंजन कितने हैं, मूल व्यंजन कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, उसकी बात करते हैं। तो आइए सीधे लौटते हैं हम लोग अपने उस व्यंजन की कड़ी की तरफ। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट दिख रही है कि व्यंजनों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर एक जगह 40 आपको दिख रहा है, एक जगह 33 दिख रहा है। तो ये 33 और 40 का क्या चक्कर है। लेकिन अगर पूछा परीक्षा में कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, मूल व्यंजन या जब तक कुल का नाम नहीं लेगा, क्योंकि प्रश्न अब उलझाने वाले आते हैं, सुलझाने वाले कम आते हैं। चूँकि भीड़ बढ़ रही है तो एग्जामिनर तरह तरह से प्रश्न करता है कि आप रट के क्या जाते हैं। तो रटने से काम नहीं चलेगा। आप उसके मूल को समझिए, उसके सार को समझिए कि ये क्या पूछ रहा है हमसे। जल्दीबाजी में हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। जैसे पूछ दिया कौन वर्ड नहीं है। अगर ऐसा नहीं है वाला प्रश्न है तो जान लीजिए आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। नहीं का मतलब उसमें 3 है,
जहाँ पर नहीं हो समझ लीजिए वहाँ पर आप 3 लिखिएगा, और नहीं है और है वाले में ज़्यादा गड़बड़ होता है। इस पर हम बात करेंगे जब इसके प्रश्न को लेकर आएंगे। तो बात कर रहे हैं कि वास्तव में इसमें कुल और मूल दोनों में क्या अंतर है। तो जब मूल की बात होगी तो मूल का मतलब वो 33 रहेंगे, उनकी संख्या वही है जो क से लेकर ह तक है। इसको शॉर्ट ट्रिक में रटने के लिए बताया जाता है कह व्यंजन। इसको हम यूँ रट लें कह व्यंजन, तो इतना तो नहीं भूलेगा कि कह व्यंजन का मतलब है कि क से ह तक ही व्यंजन है। कह का मतलब यही है कह व्यंजन। तो जो मूल है, मूल रूप से कह व्यंजन आप रट लीजिए कि जहाँ मूल की बात आएगी कह दीजिए मूल में कह व्यंजन। अब कह व्यंजन कोई ये शब्द नहीं है, ये आपको इस तरह रटना है कि हमारे जो व्यंजन हैं वो मूल रूप से क से ह तक ही चलते हैं। तो मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजनों की संख्या 33 है, मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। जब तक कुल का नाम नहीं लेगा तब तक हम यहाँ 40 की तरफ नहीं जाएंगे। तो वो 40 कैसे बने, एक तो क्लियर हो गया कि कह व्यंजन में हमारे 40 व्यंजन नहीं हैं क्योंकि मूल व्यंजन में 33 हैं। तो अब 40 की गिनती कहाँ से होगी उसकी बात किया जाए। चलिए हम लोग देखते हैं 40 की गिनती और 33 की गिनती में क्या अंतर है। तो पहले हम लोग देखेंगे 33 की गिनती। स्पर्श का मतलब है, इनको 3 और अक्षरों से कहा जाता है। एक कहा जाता है उदित, जिनको संस्कृत में नाम दिया जाता है, और एक इसका नाम कह देते हैं स्पर्श व्यंजन, जैसा कि दिख रहा है स्पर्श व्यंजन, और एक इसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। तीनों का नाम वही है। उदित के लिए संस्कृत के शब्द होते हैं, ये हर शब्द के आगे जो कु, चु, टू, तो, पू लगाते हैं, यही उदित वर्ण हैं। तो ये उदित वर्ण नहीं पूछे जाते हैं, आप लोग जानते रहे, हिंदी में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर बाई चांस पूछ दिया तो इनको भी याद रखिए। इन्हीं स्पर्श का भी नाम क्या है, उदित है, ऐसा आपको याद करना है। और आगे क्या याद करना है, ये स्पर्श व्यंजन है। तो स्पर्श कौन कौन है, यहाँ से यही क से लेकर क से म तक, जितने क से म तक हैं वो सारे व्यंजन आपके स्पर्श व्यंजन हैं। ऐसा क्यों है, जब हम उच्चारण स्थान में चलेंगे तब इस पर चर्चा होगी। चूँकि क, ख, ग, घ, ङ, और उसी प्रकार च, छ, ज, झ, ञ, और फिर ट, ठ, ड, ढ, ड़, और त की लाइन यहाँ पर न पर समाप्त होगी और प की लाइन म पर समाप्त होगी। तो क से म तक के व्यंजन क्या हैं, स्पर्श हैं। अगर इनको याद करना है तो आप इस तरह याद कर लिए, कम स्पर्श करो, कम स्पर्श करो। तो ये आपको ट्रिक के रूप में याद रहे कि कम का मतलब हुआ क से लेकर म तक के व्यंजन ही स्पर्श हैं। तो ये हमारी संख्या हर लाइन में 5 है, और 5 5 की गिनती पूरा करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या निकल के आ गई। हम यहाँ लिख सकते हैं कि स्पर्श की गिनती जो है वो कुल 25 की हो चुकी है। तो 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। अब आते हैं अंतस्थ के। अंतस्थ में देखिए, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, लेकिन यहाँ भ्रम न हो, य, र, ल, व, ये जो य, र, ल, व हैं यही हिंदी के अंतस्थ हैं। क्यों? क्योंकि अंतस्थ की बताए थे, इनको हम य, र, ल, व कहते हैं, लेकिन जैसे संस्कृत में आएगा इसको भी याद करते चलिए, य, व, र, ल, भ्रम न हो, यह हमेशा याद रहे। य, र, ल, व हमारे अंतस्थ हैं। अब इनकी गिनती भी लिखते चलें। अभी दिखाया गया था कि ये 25 थे, अब इनकी गिनती निकल के आ गई 4। अब बात आती है ऊष्म की, और ऊष्म में जाने से पहले याद रखिएगा य और व, इनको अर्धस्वर कहा जाएगा। इन पर और विस्तृत व्याख्या आगे हम करेंगे, लेकिन जानते रहिए अगर अर्धस्वर पूछा जाता है तो हिंदी में य और व को ही अर्धस्वर कहते हैं। तो यहाँ पर 33 में से 25 की गिनती पूरी हो चुकी, फिर गिनती पूरी हो चुकी अंतस्थ की। अब आती है ऊष्म की। ऊष्म मतलब बोलने पर ऊष्मा निकलती है। क्यों इसको ऊष्म कहते हैं? यही कारण है कि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह के जो प्राणवायु है, जो हमारे
अंदर हवा है वो निकलने पर तेजी से निकलती है, बहुत समझिए थोक के भाव निकलती। बोल के देखेंगे श श श ह, इससे हवा टकराएगी। और कुछ भी बोलेंगे आप क ख ग घ बोलते रहेंगे तो उसमें उतनी हवा नहीं निकलती है, इसमें ज़्यादा ऊष्मा है, इस कारण इसका नाम ऊष्म दिया गया। तो इनकी गिनती भी एकदम स्पष्ट है। एक है श, जिसको हम लोग तालव्य श के नाम से जानते हैं, उच्चारण स्थान में इनकी बात करेंगे। एक श है मूर्धन्य श, एक स है दंत श और एक ह है। इस प्रकार इनकी भी गिनती पूरी हो चुकी, कितनी? 4। अब जो मूल की बात किया गया था पीछे कि मूल व्यंजनों की संख्या, तो यही आप गिनती करेंगे। 25 स्पर्श जोड़ लेंगे, 4 अंतस्थ जोड़ेंगे, फिर 4 आपके ऊष्म जोड़ेंगे, ये गिनती निकल के आ गई 33 की। ये मूल स्वर है, मूल व्यंजन है। अब मूल व्यंजन 33 हैं, लेकिन बताए हैं जब तक कुल नहीं पूछेगा आप 40 की तरफ नहीं जाएंगे। हम उन 40 की बात करने वाले हैं। यहाँ तक बात एकदम स्पष्ट हो गई होगी। जो मूल व्यंजनों के भेद हैं, जब भी व्यंजन के भेद पूछेगा तो आपको 3 ही लिखना है। चौथा व्यंजन जो होता है वो प्रकार में नहीं आता, वो अन्य प्रकार में आते हैं, जिसकी बात आपके दिमाग में दौड़ रही होगी कि संयुक्त व्यंजन का क्यों नाम नहीं लिया गया। तो जब मूल व्यंजनों की संख्या आएगी तो मूल व्यंजनों के जो भेद हैं, अर्थात व्यंजन के जो भेद होते हैं वो 3 ही होते हैं। अब आते हैं हम आगे की तरफ। चलिए आगे देखा जाए, आगे क्या करना है। आगे हम लोग चल रहे हैं। अब व्यंजनों के भेद पूछा, अगर व्यंजनों के भेद पूछे जाएं तो अन्य भेद में इनकी गिनती की जाएगी। चलिए अभी देखिए, पता लगाया गया हम, चूँकि हमको 40 तक पहुँचना है, हम 25 तक तो आ चुके हैं। कौन कौन? एक स्पर्श को ले लिए, इनकी संख्या 25 हो चुकी है। एक अंतस्थ की बात हुई थी, इनकी संख्या अभी पता चला है कि ये 4 हैं। और एक ऊष्म है, जिससे बोलने पर ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है, ये भी 4 हैं। टोटल का योग करेंगे 33 हैं। तो व्यंजनों की संख्या 33 ही है। हिंदी में जब भी पूछा जाएगा व्यंजनों की संख्या 33। अगर कुछ आगे पीछे ऐसा नहीं लिखा है कुल बताइए, तब तक आप 33 ही लिखेंगे। अब आगे चल रहे हैं। देखिए अब इनकी गिनती हम 40 तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। 40 कहाँ से आया? देखिए स्पर्श हो, या इन्हीं का नाम अभी पीछे बताया गया था कि जब स्पर्श हो, इनको हम और क्या क्या नाम दे देंगे। देखिए स्पर्श नाम दे सकते हैं, वर्गीय व्यंजन नाम दे सकते हैं, उतित व्यंजन कर सकते हैं। पीछे बताया गया तो इनकी संख्या 25 है, ये दिख रहा है। उस व्यंजनों की संख्या 4 ये भी दिख रही है। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या, अब जो ये काउंट करना है इतना, ये अगर काउंट किया जाएगा तो इनकी गिनती हमारी 33 तक जा पहुंचती है। तो 33 हम यहाँ लिख रहे हैं। बाकी 40 में 7 कौन कौन आएंगे? देखिए अब बात आती है संयुक्त व्यंजनों की संख्या। तो संयुक्त व्यंजन हर बार ये थोक के भाव पूछे जाते हैं। कोई भी परीक्षा हो, टेट हो, सुपर टेट हो, इससे एक आध प्रश्न जरूर आते हैं। ये गुरु पावर टाइप के हैं, मतलब इनको ऊंचा स्थान मिला है कि इनसे आप छुटकारा नहीं पा सकते। तो ये कौन कौन है ऊपर देख ले रहे हैं। क्योंकि इनकी गिनती आप 33 की तो क्लियर कर चुके हैं, हम लोग 40 तक पहुंचने वाले हैं। तो संयुक्त व्यंजनों में केवल एक गड़बड़ी होती है जब हम परीक्षा देने जाते हैं, तो वहाँ इन संयुक्त व्यंजनों को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। चलिए संयुक्त व्यंजन का मतलब 2 व्यंजनों को मिलकर बनते हैं। वास्तव में व्यंजन तो पहले से अगर का बना है तो बिना स्वर की सहायता से तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि बिना स्वर के हम बोल नहीं सकते। लिख सकते हैं ऐसा, लेकिन बोल नहीं सकते। लेकिन जो सारे व्यंजन क से ह तक जिनकी हम बात करेंगे, जो हमारे 33 व्यंजन हैं, उनमें क, ख, ग, घ जब भी बोलेंगे तो अ निकलेगा। मतलब ये स्वतंत्र नहीं होते स्वर की तरह। इनको बोलने के लिए हम स्वरों की सहायता लेते हैं व्यंजनों को। तो ये क से ह तक की बात हो रही थी, म तक पहुँच चुके हैं। अब आइए संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। पहला संयुक्त व्यंजन हमारा छ है। एक हमारा व्यंजन त्र है और 2 भाई इसके और हैं। एक भाई का नाम है श्र और एक भाई का नाम है त्र। इन्हीं चारों को याद करना है। संयुक्त व्यंजन जिनको मान्यता मिली है, संयुक्त तो बहुत हैं, चाहे जितना बना सकते हैं, लेकिन जो मानक मिला है, जब भी पूछेगा संयुक्त व्यंजन कितने हैं, वो सभी आपके 4 ही कहलाएंगे। तो ये देखिए हमेशा याद रहे, संयुक्त व्यंजन में जब भी पूछेगा तो पहला हलंत रहेगा, ये हमेशा याद रहे। दूसरा हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके लिए याद क्या रखना है, का को फिर हलंत करना है। इस श को
हम अलग कर सकते हैं अ के साथ। इनके अलावा अगर कुछ भी मिल जाए तो उनको आप नमस्कार कर लीजिए, भैया तुम नहीं हो सकते। चलिए यहाँ पर देखिए, त्र की भी बात वही है, छ त्र ज्ञ, यहाँ पर एक ज्ञ की बात होगी। छ के बाद देखिए त्र आता है, त्र हम यहाँ लिख दे रहे हैं। त्र के लिए देखिए स्पष्ट लग रहा है कि त और र जैसी संरचना है, बोलने से ही पता चल रहा है। तो पहला त ऐसा रहेगा, र कुछ ऐसा रहने वाला है। एक कंडीशन यह सही रहेगी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, देखिए दूसरी कंडीशन बताए हैं कि इस पहले वाले को तो हलंत ही रखना है, आगे वाले से अ बाहर कर सकते हैं। इन दो के अलावा कोई भी त्र मिलेगा तो वो गलत रहेगा। उसी प्रकार इन दो के अलावा कोई भी क्ष मिलेगा संयुक्त व्यंजन में तो वो गलत रहेगा। अब आगे की बात इसमें देखा जाए, स्र जब लिखना है तो स्र लिखने से मात्र से ही पता चल रहा है इनका जो संरचना लग रही है, ये बड़ा श जिसको तालव्य श बोलते हैं, तो पहला हमेशा हलंत रहेगा, बाद वाला हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर होगा तो उसमें से अ निकल जाएगा। इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो बताए थे उससे आप नमस्कार कर लेंगे, भाई तुम नहीं हो सकते। पहला हमेशा हलंत रहेगा, ये जरूर याद रखिए, क्योंकि उलझाएगा आपको। ऐसा लिख देगा कि क लिख दिया और त पूरा लिख दिया और फिर र पे हलंत लगा दिया, तो ये गलत रहेगा। केवल आपको दो ही कंडीशन याद रखनी है, मूल तो यही है। ये हमेशा हलंत रहेगा, बाद में से अ बाहर हो सकता है, र में से अ बाहर हो सकता है। अब बात आती है चौथे संयुक्त व्यंजन की, जिसको हम लोग ज्ञ कहते हैं। वास्तव में शुद्ध उच्चारण उसका ज्ञ होता है। अगर हम कहते हैं हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, हमको इस व्यंजनों का, स्वरों का ज्ञान होना चाहिए, तो आपको लोग थोड़े बहुत गंभीरता से देखेंगे, क्या बात है भाई ज्ञ कहाँ से आ गया। वास्तव में आप शुद्ध बोलेंगे तो लेकिन लगेगा अशुद्ध, क्योंकि हमारे मन में, हमारी भाषा में, हमारे समाज में, बोलचाल की भाषा में ज्ञ ही आता है। जब ज्ञ आता तो ग से मिलकर बनता, लेकिन वास्तव में यह ज और य से बना है। बात वही है कि पहला हलंत रहेगा और दूसरा वाला अगर हलंत करना है तो आ को बाहर करना है। ये चार हमारे संयुक्त हैं, इनकी बात हो चुकी। तो अब हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, देखिए चार संयुक्त भी लेके आ गए। तो हमारी बात पहुँची थी कहाँ तक, हम यहाँ काउंटिंग भी आपको दिखाते चलेंगे कि हम 33 के पास आए थे। अब 25 के बाद हम लोग पहले किस में पहुँचे थे, 25, फिर अंतस्थ, फिर ऊष्म। अब हमारे पास चार संयुक्त भी आ गए। तो यहाँ तक तो टोटल 33 हुआ था। अब 33 में 4 जुड़ गया तो टोटल अब तक की संख्या 37 तक हम लोग पहुँच गए। बात 40 की हुई थी कुल व्यंजन। अब चलिए, दो द्विगुण हैं। द्विगुण मतलब उनको दो तरह का गुण है। द्वि संस्कृत का शब्द है। दो तरह का गुण क्या है, इनको उच्छिप्त भी कहा गया है। मतलब ये फेंके हुए हैं, इसका अर्थ होता है फेंका हुआ, फेंका हुआ, इसका ये अर्थ होता है। और इसको एक ताड़न जात का भी नाम कहीं कहीं दिया जाता है, ताड़न जात। तो आप सब नाम याद रख के जाइए, कौन कौन, उच्छिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, फेंका हुआ व्यंजन और ताड़न जात। ये हमारे व्यंजन कौन से हैं, तो ये व्यंजन वही हैं जो हम ट वाली लाइन में पढ़ते हैं। ट, ठ, ड और ढ पढ़ते हैं, लास्ट में ड़ होता है। तो इन्हीं के बगल में हम एक बिंदु लगा देते हैं नीचे, मतलब ड के नीचे ये बिंदु लगेगा तो ड़ हो जाएगा, और ढ के नीचे ये बिंदु लगेगा तो ढ हो जाएगा। इनकी गिनती हम व्यंजनों में नहीं कर सकते, ये अन्य व्यंजन में आते हैं। तो इनकी गिनती भी कितनी हो गई, अब 2 और बढ़ गई। अब हमारी गिनती कहाँ तक पहुँच गई, यहाँ लिख दे रहे हैं, हमारी गिनती 39 तक पहुँच गई। अब बच रही है एक गिनती, 40 में कौन है, तो ये विशिष्ट व्यंजन जो अभी जल्दी ही लागू किया गया है। आप इस ल जैसी एक संरचना देखते हैं, ये विशिष्ट व्यंजन है। इसको अड़ा बोलते हैं, जैसे तमिलनाडु, मराठी या इन भाषाओं में इनका प्रयोग है। अभी तक हमारे हिंदी में इसका प्रयोग नहीं आया है, लेकिन अभी इसी वर्ष इसको मान्यता दी गई है, मानक प्रदान मिला है, इसको मान्यता दे दी गई है कि तुम भी भाई हिंदी के साथ जुड़ो। तो जहाँ हम लोग 52 की बात करते थे, अब एक बढ़ाएंगे 53 की बात करेंगे। लेकिन जहाँ मूल व्यंजनों की संख्या 33 थी,
कुल व्यंजनों की संख्या 39 थी। ये भाई साहब आ गए हैं और अब हमारी गिनती कुल कितनी हो गई? 40 की गिनती हो गई। इसको ल जैसे हम लोग बनाते हैं ऐसे आप ल जैसा बना लेंगे तो आपकी ये गिनती तैयार हो जाएगी अड़ा की। तो अब हमारी गिनती पूरी हो चुकी कितनी? 40 के साथ। तो आइए फिर से एक बार हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ पहुँचे हैं। अब हम लोग पूरी गिनती कर ले रहे हैं। पहली गिनती देखिए कहाँ से है, हमको 40 तक पहुँचना है। उदित की संख्या 25 हो गई, यहाँ लिख दिया जा रहा है। पूरी गिनती हम लोग देख लिए, ये हो गई 25 प्लस अंतस्थ की संख्या 4, ये भी हो गई। उसके बाद ये हो गया, ये चुप चुका। उष्म की बात आएगी तो यह भी 4 है, इनकी भी बात हो चुकी। संयुक्त की बात आएगी तो यह भी 4 हो चुके हैं। इसके बाद आए द्विगुण। द्विगुण मतलब बताए हैं ढ से ढक्कन के नीचे और ड से डलिया के नीचे ये बिंदु जो लगाते हैं इनको बोलते हैं द्वितीय व्यंजन। ये भी 2 हो गए। लास्ट में बताए हैं ये विशिष्ट व्यंजन। पूछेगा विशिष्ट व्यंजन क्या है तो आप ये चिन्ह देख लीजिएगा, ये हमारा विशिष्ट व्यंजन 1 है। इस तरह कुल व्यंजनों की संख्या 40 लेकिन मूल व्यंजनों की संख्या 33 हुई। अब हम आगे चल रहे हैं। इसमें और हमको क्या देखना है? देखिए यहाँ पर व्यंजनों की संख्या उनके नाम के साथ आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये जो स्पर्शीय क वर्ग, ये वर्ग हैं कौन कौन? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इनका नाम कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंतोष्ठ है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी आपको केवल इतना दिखाया जा रहा है कि ये हमारे व्यंजन हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और ये इनकी संख्या हमारी 25 थी। अब इसके बाद ये 4 हो गए थे अंतस्थ, ये 4 हो गए थे ऊष्म। टोटल हमारी व्यंजनों की संख्या 33। टिक पीछे बताया गया था कह व्यंजन। क से ह तक चलेंगे तो कह व्यंजन। उसके बाद देखिए संयुक्त व्यंजनों की संख्या, इनकी भी कितनी गिनती मिली थी? 4 मिली थी। उसके बाद हमारे देखिए ये द्विगुण, उच्छिष्ट या ताड़न जाति जिसको बोलते हैं, इनकी संख्या 2 हो गई थी। और एक गिनती हमारे पास और है, उसको हम थोड़ा सा ऊपर दिखाने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है दिख जाए। हाँ ये देखिए, ये हमारी एक विशिष्ट व्यंजन अब की लगा है। तो टोटल संख्या हमारी 40 हो गई। तो अगर पूछा जाए व्यंजनों की कुल संख्या तो 40, लेकिन अगर कहीं से पूछ दिया कि व्यंजन कितने हैं 33, व्यंजनों के प्रकार कितने हैं 3, और वो कौन कौन हैं, पीछे इसकी बात हो गई थी। और एक बार दोहरान करते हुए हम सेशन को विराम देंगे। इसके आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। व्यंजनों की संख्या बताएं। कुल व्यंजनों की संख्या पता चल गया कि 40 है, कैसे हुआ इसकी बात हुई थी। हमारे यहाँ मूल व्यंजनों की संख्या बताई गई थी 33 है। व्यंजनों के जो मूल भेद हैं वो 3 ही प्रकार से बांटे गए हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इनकी गिनती की बात की गई थी। अगर व्यंजनों को भेद पूछा जाए कि व्यंजन कितने तरह के हमारे व्यंजन हैं, जो 40 हैं, तो वो ऐसे ऐसे हैं, इनको गिनाया गया। कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और विशिष्ट व्यंजन। इस प्रकार इनकी गिनती पूरी हो चुकी है। अब हम एक चीज़ को और देखने के साथ यह सेशन विराम देंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे इनके और प्रकारों को देंगे कि इसमें अल्पप्राण कौन है, महाप्राण कौन है, घोष कौन है, अघोष कौन है, ये सारी चीज़ें और कैसे कैसे इनका बंटवारा हुआ, कौन विदेशी व्यंजन है, कौन कैसे है। लेकिन जाते जाते एक चीज़ याद रखिएगा, हिंदी के जो व्यंजन लगते हैं उनकी एक ही कहानी है। क्या कहानी है वो देख लीजिए कि हमारे यहाँ जो व्यंजन हैं उनकी कहानी कैसी है कि वह कुल जो द्विगुण बनाते हैं, ये जो द्विगुण हैं इनको अगर हम देखें तो व्यंजन में 4 जगह अनुस्वार जैसी चीज़ें दिखती हैं। जैसे मान लीजिए हम एक एक वर्ण को दिखाते हैं। पहला देखिए अगर क पर लगा है तो ये कंग यहाँ पर इस तरह बिंदु लगा है, पहला प्रकार। दूसरा प्रकार देखिए ङ पे बात किया जाए, एक जगह ऐसा लगेगा, इनको क्या कहेंगे। फिर इसके बाद हम लोग नीचे आ रहे हैं, अभी को ड ढ देखा गया है, एक प्रकार यहाँ लगता है। एक प्रकार यहाँ देखिए जो आगत व्यंजन जिसको विदेशी व्यंजन बोलते हैं, क ख ग ज फ, ये जो हैं अगर इन व्यंजनों के आगे हम इस तरह नुक्ता का प्रयोग कर रहे हैं तो इस प्रकार कुल 4 तरह से व्यंजनों पर बिंदु लगते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं क्या? अनुस्वार बोलते हैं। यह अगर ये पूछेगा कहाँ कहाँ अनुस्वार लगता है तो बताया गया था कि यह जो अनुस्वार हैं अयोगवाक जिनकी बात हुई थी
वह केवल किसके साथ लगे थे, 11 लोगों के साथ लगते हैं। यह जो लगता है इस प्रकार बिंदु दाहिने की तरफ, यह केवल एक वो इसी के साथ लगेगा। और ढ में अभी लगाए हैं कि ड और ढ में यह 2 तरह से लगेगा। और यह कितने हैं, यह 5 तरह से जो विदेशी व्यंजन है उनमें लगेंगे। लेकिन एनसीईआरटी में कितनी बात हुई थी, जब हम अन्य वर्डों की बात करेंगे तो इसको देखेंगे। लेकिन याद रखिएगा किसी भी जो हमारे व्यंजन हैं उनमें कुल लगाने का तरीका कितना है, कुल 4 तरीके से। एक ऊपर लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ, 4 ही तरह से बिंदु लगाए जाते हैं। हर बिंदु का नाम अलग अलग है। इस पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए, इसको समझते रहिए। 2 पार्ट में हमने हिंदी को दिखाया कि उनकी बनावट कैसी है, आधा कैसे करेंगे, र का क्या स्थान है। उसके बाद हमने देखा व्यंजनों के प्रकार, इनकी गिनती कितनी है। फिर हम आएंगे आगे तो इनके 52 के जगह पर 53 क्यों हुए, वही एक विशिष्ट व्यंजन बड़ा है, इनमें जोड़ लेंगे। चूँकि अगर जोड़ के देखा जाए तो हम लोग 40 तक पहुँच चुके हैं। 40 में अगर 11 स्वर जोड़ लेंगे तो आपका 51 हो जाएगा। अब 2 आपके अयोगवाह जोड़ लेंगे तो 53 की संख्या है। अगर परीक्षा में 53 दिया है तो आप 53 लगाएंगे, नहीं 53 दिया है तो आप 52 लगाएंगे। फिर हम इसके आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक सभी को धन्यवाद। अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, सुझाव दीजिए। धन्यवाद।